जय श्री राधे फ्रेंड्स। आयाना इरिटेट हो चुकी थी। वह कबीर से बोली, तुम मुझे यहाँ पर लेकर क्यों आए हो? यहाँ पर क्या है? कबीर ने आयाना से कहा, क्यों, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? ये क्लब है, यहाँ पर यूजुअली लोग पार्टी करने आते हैं। तुम क्या कभी पहले क्लब नहीं गई? आयाना कबीर से बोली, मुझे पता है ये क्लब है, पर मैं यहाँ पर क्यों आई हूँ? तुम मुझे लेकर क्यों आए हो? इस पर कबीर ने आयाना के बालों को उसके कान के पीछे करते हुए मुस्कुराकर उसके चेहरे की तरफ देखा। हालांकि उसकी मुस्कान बड़ी इवल थी, जिसके पीछे एक कारण समझना किसी के बस की बात नहीं थी। आयाना के गुलाबी होठ, लाल गाल, गोरा सा चेहरा, लंबे काले बाल और उनमें सेक्सी से फीकर के साथ यह ड्रेस, उफ, कितनी गजब लग रही थी। कबीर चाहकर भी उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाया। वैसे काफी अच्छी बॉडी है तुम्हारी, हाँ बस एटीट्यूड थोड़ा खतरनाक है, पर तुम पर सूट करता है। जहां तक रही बात तुम्हें यहाँ लेकर आने की, तो मैं तुम्हें बता दूंगा कि मैं तुम्हें यहाँ पर किस खास काम के लिए लेकर आया हूँ। कबीर की बात सुनकर आयाना कंफ्यूज हो जाती है और उसका ऐसा फ्लर्ट करना देखकर इरिटेट भी। कैसा खास काम? कबीर का एक आदमी उसके पास आता है। बस कबीर हल्का सा उस आदमी की तरफ जाता है और वो आदमी कबीर के कान में कुछ बोलता है, जिससे कबीर की आंखों में एक शैतानी सी चमक आ जाती है। सो ऑल राइट, कबीर आयाना की तरफ देखता है। चले स्वीट हार्ट, तुम्हारा काम करने का वक्त हो गया है। आयाना कुछ भी समझ नहीं पाती। उसे नहीं पता कि कबीर उसे यहाँ पर क्यों लेकर आया। आखिर वह उससे करवाना क्या चाहता है, वह भी ऐसे वाहियात कपड़े पहनाकर। कबीर आयाना का हाथ पकड़कर उसे ले जाता है। आयाना चुपचाप कबीर के पीछे चल देती है। क्लब के एक कोने में एक आदमी बहुत सी सेक्सी लड़कियों के बीच में घिरा हुआ था। सामने टेबल पर बहुत सी शराब, सिगरेट के पैकेट्स और ड्रग्स के पैकेट्स रखे हुए थे। उस आदमी को देखकर यह बताया जा सकता था कि वह कोई आम आदमी नहीं, माफिया की दुनिया से बिलोंग करता हुआ एक खास चेहरा है। उस आदमी को देख कबीर के एक्सप्रेशन थोड़े डार्क हो जाते हैं। आयाना कंफ्यूज में कबीर से अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, हाथ छोड़ो मेरा, यहाँ पर लेकर क्यों आए हो मुझे? कबीर आयाना को उस आदमी की तरफ इशारा करके बोला, तुम्हें वो आदमी दिखाई दे रहा है ना? आयाना आदमी की तरफ देखती है जिस तरफ से वह लड़कियों से घिरा हुआ था। लड़कियां उसके ऊपर झूम रही थी, कुछ उसकी गोद में बैठकर उसे चूम भी रही थी और अपने हाथों से ड्रिंक भी करवा रही थी। सब कुछ बड़ा डिस्कस्टिंग लग रहा था। हाँ, दिख रहा है। तुम्हारा कोई रिश्तेदार है क्या? हरकतें तो बिल्कुल तुम्हारे जैसी हैं उसकी। आयाना की बात सुनकर कबीर हल्का सा हंस देता है। नहीं, मेरा रिश्तेदार नहीं, मेरा दुश्मन है। मैं तुम्हें यहाँ उसी के लिए लेकर आया हूँ। कबीर यह बोलकर आयाना की तरफ देखता है। आयाना कंफ्यूज होकर कबीर से बोली, क्या मतलब? कबीर ने आयाना से कहा, तुम्हें उस आदमी को सेड्यूस करना है, फिर रूम नंबर 8 में लेकर आना है। यह सुनकर आयाना का मुंह खुला का खुला रह जाता। आर यू क्रेजी? देखो, मुझे नहीं पता मेरे बारे में क्या सोचते हो तुम, लेकिन मैं ऐसी वैसी लड़की बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं इस तरह की घटिया काम बिल्कुल भी नहीं करती। सुना तुमने? आयाना जाने लगती है, पर कबीर उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेता है। इससे पहले कि वह पीछे हो पाती, वह उसकी कमर को कस के पकड़ लेता है और आयाना उसके हाथों में छटपटाने लगती है। कबीर आयाना से पहले नॉर्मल आवाज में बोलता है, तुम्हें यह करना होगा, तुम्हारे पास चॉइस नहीं है। आयाना ठंडी आवाज में आंखें दिखाते हुए बोली, मैं नहीं करूंगी, चाहे तुम कुछ भी कर लो। मैं कोई सेक्स वर्कर नहीं हूँ, यह घटिया काम नहीं करती मैं। कबीर अपनी आंखें रोल करते हुए बोला, पूरी बातें सुने बिना ही उछल पड़ती हो। पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो मेरी जान। मैंने कब कहा कि तुम इसके साथ सेक्स करना है? नहीं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। वैसे भी मेरे इतने ब्यूटीफुल से माल को कोई छुए मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो भी तब जब तक मैंने उसे अभी तक छुआ भी नहीं। ये मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। कबीर की ऐसी मस्करी शैतानी भरी बात सुनकर आयाना अपने दांत पीसने लगती है। कबीर आयाना से बोले, तुम्हें सिर्फ उसे रूम नंबर 8 में लेकर आना है। उसके बाद उसके साथ क्या करना है वह सब मैं देख लूंगा, पर तुम्हें यह काम करना ही होगा। आयाना कबीर से थोड़ा इरिटेट होकर बोली, तुम मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे हो? क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? कबीर हल्का सा मुस्कुराकर आयाना के करीब आता है। वह उसके कान के पास जाकर धीमी सी आवाज में बोला, मुझे तुमसे क्या चाहिए इस बात का तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकती। नाउ गो, अगर अलीशा को जिंदा देखना चाहती हो तो तुम्हें यह काम करना ही होगा, वरना दोबारा वो तुम्हें जिंदा नहीं दिखेगी। कबीर की बात सुनकर आयाना के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और आंखें बड़ी हो जाती हैं। किस कदर घटिया इंसान है ये, इसके तो घटियापन की सारी हदें ही पार हो चुकी हैं। कबीर अपना चेहरा पीछे करता है। उसके चेहरे पर एक डेविल सी मुस्कान थी। आयाना थोड़ी घबराई हुई सी आवाज में कबीर से बोली, तुम अलीशा को कुछ नहीं करोगे? कबीर ने हल्का सा अपना कंधा उठाते हुए कहा, तो फिर जैसा कहा गया है वैसा कर दो। देखो, मैंने इतने मर्डर कर चुका हूं ना कि मुझे उस छोटी सी बच्ची को मारने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं होगी। और अगर मेरा पत्थर दिल तो तुम देख ही चुकी हो। मुझे किसी पर तरस आ जाए यह मुमकिन ही नहीं, भले ही वह छोटा बच्चा क्यों ना हो। अब अच्छे बच्चे की तरह जैसा कहा गया है वैसा करो।
जाओ उस आदमी को सेड्यूस करो और उसे रूम नंबर 8 में लेकर आओ। यह बोलकर कबीर अयाना की कमर से अपना हाथ हटा लेता है। अयाना हैरानी, डिसबिलीव, गुस्से में कबीर को देखती हुई आगे बढ़ती है और उस आदमी की तरफ देखकर अयाना को डर सा लगने लगता है कि वह हवस का पुजारी लग रहा था। अब तो भगवान ही उसे बचा सकते हैं। वो जानती नहीं थी कि वह किस पचड़े में फंसने वाली है। अयाना चली जाती है, तभी कबीर के पास गौतम आता है और कुछ बोलता है। सारे इंतजाम हो गए हैं, अब सिर्फ उसके वहां पर पहुंचने की देर है। कबीर हल्का सा अपना सर हिला देता है। गौतम थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला, बॉस, अयाना क्या यह कर पाएगी? अगर उस आदमी को जरा भी शक हो गया कि यह यहाँ पर हम उसकी तलाश में आए हैं तो कहीं वह अयाना को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। कबीर गौतम की तरफ देखकर बोला, तुम्हें बड़ी फिक्र हो रही है इस लड़की की? कुछ चल रहा है क्या तुम्हारे बीच में? कबीर की बात सुनकर गौतम तुरंत कड़क होकर खड़ा हो जाता है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस ऐसा ही पूछ रहा था। कबीर अपनी आंखें रोल करते हुए बोला, रिलैक्स, वह कर लेगी। आखिर उसकी इतनी खूबसूरत बॉडी किस दिन काम आएगी। अयाना चलकर उस आदमी के पास जाती है। वह बड़े ही स्टाइल के साथ उसे हेलो बोलती है। हाय, कैन यू ज्वाइन यू? वह आदमी जब उन खूबसूरत लड़कियों में से अपना सर निकालकर अयाना को देखता है तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती। इतनी खूबसूरत लड़की अपनी आंखों के सामने उसने पहले कभी नहीं देखी थी, और वह भी इतनी शॉर्ट और सेक्सी ड्रेस में। ओ माय गॉड, यह अप्सरा कहाँ से उतर के आई है? अयाना को देखकर तो वह आदमी बौखला ही गया था। उसकी आंखों में हवस की बाढ़ आ गई थी। अयाना को यह करना पड़ रहा था। वह अलीशा की जान को खतरे में नहीं डाल सकती। वह अच्छी तरह से जानती थी कि वह डेविल कितना बेदर्द है, क्या कर सकता है और वह अलीशा के साथ कितना बुरा कर सकता है। अयाना अलीशा पर आंच भी नहीं आने देना चाहती थी। वह कबीर को फॉर ग्रांटेड लेने की गलती बिल्कुल भी नहीं कर सकती थी। वह आदमी अयाना की तरफ अपना हाथ बढ़ाकर बोला, हेलो ब्यूटीफुल, इतनी देर से मैं यहाँ पर हूँ। तुम जैसे खूबसूरत अप्सरा अब तक मेरी आंखों से कैसे बच गई? चेहरे पर एक संदिग्ध मुस्कान के साथ अयाना उस आदमी के पास आती है। वह आदमी अयाना को पकड़कर अपनी गोद में खींच लेता है और उसकी कमर को कस लेता है। अयाना एक पल के लिए हैरान हो जाती है, पर वह अपने चेहरे पर संदिग्ध मुस्कान को कायम रखती है। उसे ऐसे ही उम्मीद थी। जिस तरह से वो आदमी उसे देख रहा था, उसे छू रहा था, उसे बहुत घिन आ रही थी, पर उसे यह करना था। दूर खड़ा हुआ कबीर यह सब अपनी आंखों से देख रहा था। जब आदमी ने अयाना को पकड़कर अपनी गोद में खींचा तो कबीर की मुट्ठी अपने आप कस गई और वह चुपचाप खड़ा यह सब कुछ देखता रहा। कुछ देर तक अयाना उस आदमी को अपने हाथों से ड्रिंक करवाती है, उसे बहुत सेडक्टिव बातें करती है। फाइनली वह कबीर की तरफ देखती है। कबीर उसे प्लान को आगे बढ़ाने का इशारा करता है। उसका इशारा समझकर अयाना उस आदमी के चेहरे और उसके सीने पर सेडक्टिव तरीके से हाथ फेर कर बोली, यहाँ पर बहुत शोर है, क्यों ना हम किसी अकेली जगह पर चले जहाँ हम एक दूसरे के साथ थोड़ा वक्त बिता सके और एक एक ड्रिंक ले सके। क्या ख्याल है तुम्हारा? इस पर उस आदमी ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे मेरी जान, तुम जैसी खूबसूरत बला के लिए तो मैं नरक चला जाऊं। बताओ कहाँ चलना है? अयाना उस आदमी से बोली, यहाँ पर रूम नंबर 8 बिल्कुल खाली है और अवेलेबल भी है। बाकी सारे रूम ऑलरेडी फुल हैं, तो हम यहाँ चलते हैं और एक दूसरे के साथ थोड़ा एंजॉय करते हैं। यह बोलते हुए अयाना अपने हाथों को सेडक्टिवली उस आदमी के प्राइवेट पार्ट्स की तरफ ले जाने लगी, पर थोड़ी दूर ही उसके बदन को सहलाने लगी। उस आदमी की हवस और भी ज्यादा जोर से अंगड़ाई लेने लगी। इस वक्त वह अपनी बाहों में बैठी इस खूबसूरत अप्सरा पे टूट पड़ना चाहता था। इसके अलावा उसके दिमाग में और कुछ नहीं चल रहा था। श्योर स्वीट हार्ट, जैसी तुम्हारी मर्जी। वह आदमी सोफे से खड़ा होता है और अयाना की कमर पर अपना हाथ रख देता है। उसके बाद अयाना उस आदमी की तरफ देखकर मुस्कुराती है और उसे लेकर वहां से चली जाती है। जाते जाते वह कबीर की तरफ देखती है जो उन लोगों को बहुत डार्क आंखों से देख रहा था। वह आदमी अयाना के ऊपर टूट पड़ने के लिए जितना बेताब था, यह चीज अयाना भी साफ साफ देख पा रही थी और कबीर भी। कबीर के एक्सप्रेशन तो कुछ ज्यादा ही खराब हो गए थे। जल्द ही दोनों उस कमरे में पहुंच जाते हैं। कमरा खुलता है और वह आदमी अयाना को कमरे के अंदर खींच लेता है, फिर दरवाजा बंद कर देता है। अयाना को घबराहट होने लगती क्योंकि कमरे में कोई भी मौजूद नहीं था, सिर्फ वह आदमी और वह खुद मौजूद थी। वह अपने मन ही मन सोचती है, वह आदमी क्या मुझे इसके हाथों रेप करवाने के लिए लेकर आया है क्या? मैं इस कमरे में इसे लेकर आई हूँ, अब तक तो इसे यहाँ पर आ जाना चाहिए। इसने तो दरवाजा भी बंद कर दिया, मैं क्या करूँ? वह आदमी धीरे धीरे अपनी शर्ट के बटन खोलते हुए अयाना की तरफ बढ़ता है। ओह माय गॉड, आज की रात बहुत अमेजिंग होने वाली है। तुम जैसी खूबसूरत लड़की को मैंने आज तक कभी नहीं देखा। यू आर सो गुड, कम ऑन बेबी, लेट अस एंजॉय टुगेदर। अपनी शर्ट निकालकर वह आदमी अयाना को अपनी बाहों में भर लेता है। डर के मारे अयाना के रोंगटे खड़े हो जाते, लेकिन वह चेहरे पर डर दिखाई नहीं देने देती। जबरदस्ती की मुस्कान चिपकाए रखती है। इतनी भी जल्दी क्या है?
पहले जरा बैठकर एक एक ड्रिंक लेते हैं, यह सब तो उसके बाद भी होता रहेगा। आयाना के संदिग्ध आवाज सुनकर उस आदमी की तड़प जैसे और ज्यादा बढ़ गई। नहीं स्वीटहार्ट, शराब बहुत हो चुकी, अब मुझे शबाब का मजा लेना है। इन सब चीजों में रात खराब नहीं करनी। चलो अब अपने कपड़े उतारो, या फिर तुम चाहती हो कि मैं अपने हाथों से इन्हें उतारूं? बहुत प्यार से। देखो मैं बहुत वाइल्ड हूँ, मे भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, बट आई एम श्योर आई विल एंजॉय इट लाइक हेल। आयाना को उस छिछोरे आदमी की बात से बड़ा गुस्सा आ रहा था। उसका मन कर रहा था कि वह उसका मुंह तोड़ दे, हालांकि वह उस आदमी की बाहों में बुरी तरह से फंस चुकी थी। वह दरवाजे की तरफ देखती है जो अब तक बंद था। आयाना घबराहट में अपने मन में सोचती है, कहाँ रह गया वह डेविल? अगर उसने आने में देर कर दी तो ये आदमी पक्का मुझे नोच कर खा जाएगा। इसकी आंखों में साफ दिख रहा है कि यह मुझ पर टूट पड़ने के लिए कितना बेसब्र हो रहा है। पता नहीं मैं इसे कैसे रोक पाऊंगी या नहीं। ओ गॉड, कहाँ रह गया डेविल, जल्दी करो। वह आदमी धीरे धीरे आयाना को पीछे बिस्तर की तरफ ले जाने लगता है। आयाना उस आदमी को रोकने की कोशिश करती है। इतनी जल्दी क्या है, अभी अभी तो हम आए हैं, थोड़ा सब्र करो। वह आदमी मना करते हुए बोला, सब्र जैसी चीज मुझमें नहीं है। मुझे तो चाहिए, जो चाहिए वो तुरंत ही चाहिए, और मुझे तुम अभी के अभी चाहिए। मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ, तुम्हें टेस्ट करना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ तुम्हारा टेस्ट कैसा है। सो अमेजिंग, तुम्हें हर जगह से टेस्ट करना चाहता हूँ, हर उस जगह से जहाँ से मैं चाहूँ। वह आदमी आयाना के कपड़ों को उतारने लगता है, पर आयाना उस आदमी को पीछे धकेल देती है, जिस वजह से वह बिस्तर पर गिर जाता है। वह हैरान हो जाता है। आयाना अपने आप को थोड़ा संभालते हुए बोली, तुम कुछ ज्यादा ही जल्दी कर रहे हो। मैं बोल रही हूँ ना, इतनी सब जल्दी करने की जरूरत नहीं है, थोड़ी देर तो हम रुक ही सकते हैं। वह आदमी आयाना को पकड़कर बिस्तर पर गिरा देता है। मैंने कहा ना, मुझे रुकना पसंद नहीं, मुझे सब्र बिल्कुल भी पसंद नहीं। उस आदमी के एक्सप्रेशन अब खराब होने लगते हैं। अब वह आयाना पर जोर जबरदस्ती करने लगता है। उस आदमी की हरकत से आयाना बहुत घबराहट होने लगती है। दरवाजा अब भी बंद था और किसी के आने का कोई नामो निशान नहीं था। अब आयाना को खुद को बचाने के लिए ही कुछ करना होगा, क्योंकि यह आदमी उसे किसी भी वक्त नोच कर खा जाने वाला था। आयाना उस आदमी को जोर से धक्का देती है, दूर हटो मुझसे। आयाना भागने लगती है, लेकिन वह आदमी उसे बाहों में पकड़कर दबोच लेता है। कहाँ भाग रही हो? पहले तुम मुझे यहाँ पर लेके आई और खुद भाग रही हो। ऐसे नहीं जाने दूंगा तुम्हें। रात तो तुम्हें मेरे साथ ही बितानी पड़ेगी, चाहे तुम राजी हो या ना हो। यह बोलकर वह आदमी आयाना को जोर से थप्पड़ मारता है और वह बिस्तर पर गिर जाती है। आयाना का चेहरा थप्पड़ के कारण लाल हो जाता है। वो आदमी करीब आकर आयाना की ड्रेस पकड़कर खींच देता है, जो लगभग फट जाती है। आयाना की आंखें शौक से बड़ी हो जाती हैं। वह आदमी हवस भरी नजरों से आयाना को देखता है और फिर उस पर टूट पड़ता है। आयाना उस आदमी को धकेलने की कोशिश करती है, लेकिन वह आदमी वजन और ताकत में आयाना से कई गुना ज्यादा था, तो मुमकिन ही नहीं कि वह उससे बच सकती थी। छोड़ो मुझे, यह क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। वह आदमी आयाना की गर्दन और उसके सीने पर जबरदस्त किस करने लगता है। आयाना पूरी ताकत के साथ उसे अपने ऊपर से दूर धकेलने में लगी हुई थी, लेकिन उस आदमी ने उसके दोनों हाथों को पकड़ लिया था और उसे बेबस कर दिया था। इतना स्ट्रगल करने के बाद आयाना की आंखें नम हो जाती है। वह अपनी आंखों को कस के बंद कर लेती है, अब बस किस्मत के भरोसे है। तभी अगले ही पल जोर से आवाज होती है और कमरे का दरवाजा एक झटके में खुल जाता है। वो आदमी और आयाना शॉक होकर दरवाजे की तरफ देखते हैं। वह आदमी बिस्तर के ऊपर, उसके भारी भरकम शरीर के नीचे दबी बेचारी नाजुक सी आयाना दबी हुई थी। दरवाजे पर कबीर अपनी डार्क एक्सप्रेशन के साथ खड़ा था। उसके हाथ में गन थी। कबीर को देखकर पहली बार आयाना को खुशी हुई थी। राहत की सांस आई। वह फटाक से अपने ऊपर पड़े आदमी को जोर से धक्का देती है, जिस वजह से वह आदमी जमीन पर गिर जाता है। आयाना उठकर कबीर की तरफ भाग जाती है। कबीर के पास पहुंचकर वह उसके दोनों कॉलर को पकड़कर गुस्से में तिलमिला उठी और बोली, कोई इतना टाइम लगाता है क्या? तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से मेरा रेप होते होते बचा है। समझते क्या हो तुम अपने आप को? इतनी देर क्यों लगा दी आने में? कबीर कड़क आंखों से आयाना को देखता है। उसकी आंखों की कोल्डनेस देखकर आयाना के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तभी गौतम वहां पर आकर दरवाजा बंद करके अपने हाथों को छाती पर क्रॉस करके दरवाजे के पास खड़ा हो जाता है। आयाना कबीर की डार्क आंखों को देख थोड़ा पीछे हट जाती है। जमीन पर पड़ा वह आदमी कबीर को देखकर इतना हैरान था कि वह अब तक शौक और हैरानी से बाहर नहीं निकला था। कबीर धीरे धीरे अपने कदमों को उस आदमी की तरफ बढ़ाने लगता है। वह आदमी जो कुछ देर पहले पूरे तरीके से नशे में धुत था, अब उसे देखकर कोई नहीं बता सकता कि उसने शराब की एक बूंद भी पी रखी है। सारी शराब हवा हो गई थी। उसका सारा नशा एक सेकंड में छूमंतर हो गया था। अब उसके चेहरे पे डर, मौत का डर साफ साफ दिखाई दे रहा था। उसे अपनी आंखों के सामने मौत बढ़ती हुई नजर आ रही थी।
उसने कभी सोचा भी नहीं था कि आज उसका सामना कबीर डोगरा यानी अपनी ही मौत से होगा। कबीर अपने कदमों को उस आदमी की तरफ बढ़ाता है। घबराहट में वह आदमी खड़ा होकर पीछे होते हुए बोला, कबीर डोगरा। कबीर ने हल्की सी तिरछी शैतानी मुस्कान के साथ कहा, हेलो माय फ्रेंड, हाउ आर यू। कबीर सोफे पर जाकर फैलकर बैठ जाता है। सामने खड़ा वह आदमी कबीर के इस कोल्ड चेहरे को देखकर और भी ज्यादा घबरा जाता है। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता चला? कबीर इस बात पर जोर जोर से हंसने लगता है। तुम्हें क्या लगता है तुम अंडरग्राउंड हो जाओगे तो मेरी नजर से बच जाओगे? तुमने सोचा भी कैसे? ऐना कुछ समझ नहीं पा रही थी। उसे इतना जरूर समझ में आ रहा था कि यह दोनों शायद बहुत बड़े वाले दुश्मन हैं। गौतम देखता है कि ऐना की ड्रेस काफी फट गई है। एक तो वह पहले ही इतनी छोटी थी, ऊपर से काफी फट भी गई है। वह फटाक से अपना जैकेट निकालकर ऐना को उड़ा देता है। ऐना यह महसूस कर गौतम की तरफ देखकर एक नरम सी मुस्कुराहट देती है, पर गौतम के चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं आते। वह पुतले की तरह खड़ा हो जाता है और कबीर और उस आदमी को देखता है। ऐना भी देखना चाहती थी कि कबीर इस आदमी के साथ क्या करने वाला है। कबीर की बात सुनकर वह आदमी अपने घुटनों पर बैठ गया। देखो कबीर, बिजनेस में यह सब चलता है। आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम्हारा जो नुकसान हुआ है, इसके बदले में मैं तुमसे जो चाहे वह ले सकते हो मुझसे। कबीर उस आदमी की बात सुनकर अपनी एक आईब्रोज ऊपर उठाकर बोला, जो चाहूं वो? कबीर के मुंह से यह शब्द सुनकर वह आदमी थोड़ा सा एक्साइटेड होकर बोला, हाँ, तुम जो चाहो मैं तुम्हें वह दूंगा। जो कुछ भी चाहिए, बस सब कुछ दे दूंगा तुम्हें। प्लीज मुझे छोड़ दो। कबीर की बात सुनकर उस आदमी को थोड़ी सी राहत आई कि शायद कुछ लेकर बात बन जाएगी, उसकी जान बच जाएगी। पर वह कबीर को जानता कहाँ था। कबीर सबकी समझ से बाहर था। उसे समझ पाना लगभग नामुमकिन था, सिवाय गौतम के। उसे कोई नहीं समझ सकता था। गौतम एक गहरी सांस लेता है, क्योंकि उसे पता था कि सामने बैठे इस आदमी का आखिरी वक्त आ चुका है। चाहे वह कबीर के नाम स्वर्ग ही क्यों ना कर दे, वह उसे बख्शने वाला नहीं है। कबीर अपनी गन अपनी उंगली में गोल गोल घुमाते हुए बोला, अगर ऐसा है तो मुझे बस एक ही चीज चाहिए, और वो है तुम्हारी जान। वह आदमी शॉक हो जाता है, उसकी आंखें फट जाती है। पर इससे पहले कि वह कुछ भी रिएक्ट कर पाता, कबीर एक सेकंड के हिसाब से अपनी गन लोड करता है और पॉइंट करता है और फायर कर देता है। ऐन अपनी आंखों को कस के बंद कर लेते है। उस आदमी की जोर से चीखने की पूरी आवाज कमरे में गूंजती है। फिर वह धीरे धीरे जब अपनी गन खोलता है और उसे देखती है कि वह आदमी जमीन पर पड़ा दर्द से कहरा रहा है, क्योंकि गोली उसके कंधे पर लगी थी। वह आदमी अब भी कबीर के सामने अपनी जान की भीख मांग रहा था। कबीर, प्लीज 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 मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। तुम जानते नहीं हो तुम क्या कर रहे हो। अगर मेरे डैड को इस बारे में पता चला तो वह तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। कबीर ऐना की तरफ देखता है और उंगली के इशारे से उसे अपने पास बुलाता है। ऐना को काफी घबराहट होती है, पर जैसे तैसे करके वह कबीर के पास जाने लगती है। कबीर ऐना का हाथ पकड़कर एक झटके में उसे खींचकर अपनी गोद में बिठा लेता है। ऐना का पूरा बदन कांप जाता है। उसे नहीं समझ में आ रहा था कि कबीर उसके साथ ये क्या कर रहा है। कबीर अपनी गन को ऐना के हाथ में पकड़ा देता है। ऐना चौंक जाती है। कबीर उस आदमी की तरफ कोल्ड आंखों से देखता हुआ ऐना से बोला, फायर। यह सुनकर ऐना का दिल जैसे उछलकर उसके सीने से बाहर निकल जाता है। वह कभी सोच भी नहीं सकती थी। ऐना मना कर देती है, नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। कबीर तिरछी सी मुस्कुराहट के साथ ऐना की तरफ देखते हुए बोला, मुझे मारने की कसम खाई है ना तुमने? अगर गोली नहीं चलाओगी तो एक दो खून नहीं करोगी तो फिर मुझे मारने की हिम्मत कहाँ से आएगी तुम्हारे अंदर? चलो फटाफट से गोली चलाकर दिखाओ मुझे कितनी अच्छी गोली चलानी आती है। ऐना मना कर देती है, नहीं नहीं नहीं, मुझसे नहीं होगा। कबीर जबरदस्ती ऐना के हाथ में गन पकड़ा देता है और फिर उसके हाथ को ऊपर उठाकर ट्रिगर पर पॉइंट कर देता है। ऐना की सांस और धड़कन तेज हो जाती हैं। जमीन पर पड़ा आदमी बहुत घबराने लगता है। उठकर भागने की कोशिश करने ही लगता है कि कबीर जोर से ट्रिगर दबा देता है। सन्नाटा छा जाता है। कुछ सेकंड ऐना अपनी आंखों को जोर से बंद करती है। ऐना डरकर चिल्ला पड़ती है और आंखें बंद कर लेती है। कमरे में एकदम से सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि अभी अभी उसकी उंगली ट्रिगर को दबा के हटी थी। गन में से जबरदस्त गोली चली थी। ऐना अपनी आंखें खोलकर देखती है, उस आदमी का शरीर धड़ाम से जमीन पर गिर जाता है। ऐना की सांस रुक जाती है, क्योंकि वह देखती है कि जो गोली अभी अभी उसके हाथ से चली थी वह उस आदमी के बीचों बीच जाकर लगी और आदमी एक ही सेकंड में खत्म हो गया। ऐना एकदम से खड़ी होकर 4 कदम पीछे हट जाती है। उसकी आंखों में नमी आ जाती है। उसे इस नजारे में वो भयानक नजारा याद आता है जब इस डेविल ने उसकी आंखों के सामने इसी तरह से माथे के बीचों बीच गोली चलाकर उसके माँ बाप को मार दिया था। कुर्सी से बांधकर वह लोग खुद की मदद कर भी नहीं सकते थे। अपनी जान की भीख मांग रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे, लेकिन इस बेरहम
इस बेरहम डेविल ने जरा भी उन पर रहम नहीं किया। गौतम अयाना की तरफ देखता है। उसकी आंखों की उदासी, गुस्सा, नफरत की आग, सब कुछ वह महसूस कर सकता था। आखिर उसने अपनी ही आंखों के सामने यह सब होते हुए देखा जो है। कबीर खड़ा होता है और उस आदमी के पास जाता है। एक घुटने पर बैठकर वह उस आदमी की नब्ज चेक करता है और फिर हाथ को किसी लाश की तरह गिरता हुआ देखता है। मर चुका है, मुमकिन ही कहाँ था। सर के बीचों बीच गोली लगी थी, मौत तो पक्की थी। कबीर खड़ा होकर अयाना और गौतम की तरफ देखता है। गौतम स्ट्रेट फेस के साथ, चेहरे पर जीरो एक्सप्रेशन के साथ उसे देख रहा था और अयाना बे इंतहा गुस्से और नफरत के साथ आंखों में दर्द के आंसू लिए उसे देख रही थी। उसने गौतम के कोट को अपने बदन पर लपेटा हुआ था जो उसके लगभग नंगे बदन को कवर कर रहा था। कबीर अयाना की आंखों में खुद के लिए बेशुमार नफरत बहुत साफ से देख सकता था, लेकिन उसका चेहरा देखकर साफ कहा जा सकता था कि उसे घंटा भी इस बात का गिल्ट नहीं कि उसने इस लड़की के साथ क्या किया और आगे क्या करने वाला है। कबीर डोगरा एक बार जो फैसला ले लेता है उसके बाद वह पछताता नहीं, क्योंकि वह हर एक फैसला बहुत सोच समझ कर लेता है। कबीर अयाना के पास जाता है। गुड जॉब। अयाना उसे गुस्से में देख रही थी। वह हैरान थी। उसने इतना खतरनाक इंसान पहले कभी नहीं देखा। इसके लिए इंसानों को मारना इतना आसान है, जैसे यह इंसान नहीं मिट्टी के पुतले पर गोली चला रहा हो। क्या इसके हाथ जरा भी नहीं कांपते? क्या इसे जरा भी किसी पर तरस नहीं आता? इतना पत्थर दिल इंसान आखिर कैसे हो सकता है? और आज उसने खुद अयाना के हाथों से ही कत्ल करवा दिया। वो जो कभी एक मच्छर भी नहीं मारती थी, आज उसके हाथों से एक आदमी मर गया। अयाना की आंखों से एक आंसू टपक जाता है। वह कबीर की तरफ देखते हुए बहुत ठंडी आवाज में बोली, इससे भी ज्यादा बेरहमी से मारूंगी मैं तुम्हें। अयाना की बात सुन कबीर के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती। आर यू श्योर? कहीं ऐसा ना हो कि जब मुझ पर गोली चलाने की बारी आए तो तुम्हारे हाथ कांपने लगे। वैसे शुरुआत काफी अच्छी की है तुमने, वेल डन। कबीर गौतम की तरफ देखकर बोला, इससे ठिकाने लगवा दो। गौतम अपना सर हिला देता है। कबीर अयाना का हाथ पकड़ उसे वहां से ले जाता है और गौतम अपने कुछ गार्ड्स को बुलाकर लाश को ठिकाने लगवाने का काम में लग जाता है। कबीर का लोगों को मारना और गौतम का सबूत को साफ करना, यह तो रोज का काम था। इसमें गौतम बहुत एक्सपर्ट था। कबीर अयाना को गाड़ी में बैठाता है। उसके बाद वह दूसरी तरफ ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ जाता है और बंगले की तरफ गाड़ी ले जाता। उसके चेहरे पर कोई गिल्ट नहीं था, कुछ भी नहीं था। उसे देखकर लग नहीं रहा था कि अभी भी उसने अयाना के जरिए एक आदमी का खून किया है, जबकि अयाना का हाथ अब तक कांप रहा था। उसके हाथों से चली हुई गोली की गूंज अब तक उसके कानों में गूंज रही थी। उसका शरीर थरथरा रहा था। कबीर अयाना की तरफ देखता है। अयाना की ऐसी सिचुएशन देख वह फिर से रोड की तरफ देखते हुए बोला, यह तो बस शुरुआत है, अभी बहुत सारे खून करने हैं तुम्हें। इतनी जल्दी घबरा जाओगी तो कैसे काम चलेगा? आंखों से आंसू टपकाती हुई अयाना अपने हाथों को देखती है। क्यों किया तुमने ऐसा? तुमने मेरे हाथों से ऐसा क्यों करवाया? कबीर ने गाड़ी ड्राइव करते हुए कहा, क्योंकि आज नहीं तो कल तुम्हें इसकी शुरुआत करनी ही थी। मुझे मारकर भी तो तुम एक कातिल ही बन जाओगी ना। तो सोच रहा था कि तुम्हारा थोड़ा डर निकाल दूं ताकि मुझे मारने के लिए तुम्हारे लिए रास्ते आसान हो जाए। कबीर की बात सुनकर अयाना गुस्से भरी नजरों से उसे देखती हुई बोली, तुम्हें ये मजाक लग रहा है? ये मजाक नहीं है। मैं तुमसे बहुत नफरत करती हूँ और एक दिन जरूर तुम्हें मारूंगी। इस बात पर कबीर ने अयाना से कहा, मैं कब कहा कि तुम मजाक कर रही हो? मुझे पता है तुम ऐसा जरूर करोगी, पर मुझे शक है कि जब वह वक्त आएगा तो वाकई में मुझ पर गोली चला पाओगी या नहीं। इस पर अयाना बंदूक उठाकर कबीर के सर पर लगा देती है। जरूर कर पाऊंगी। कबीर के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आता। उसके एक्सप्रेशन नॉर्मल ही रहते हैं और वह गाड़ी ड्राइव करता रहता है। कबीर अयाना की तरफ देखकर बोला, तो फिर चलाओ गोली। आज तुम्हारे हाथ में काफी अच्छा मौका है। अयाना गन के ट्रिगर पर अपनी उंगली रख देती है, अपने अंदर की पूरी हिम्मत को जुटा लेती है। सही कहा कबीर ने, कितना अच्छा मौका है उसके पास। उसके हाथ में गन है, उसमें गोली है और वह कबीर के माथे पर लगी है। एक सेकंड थोड़ी सी हिम्मत, ट्रिगर दबाया और उसके माँ बाप के कातिल का किस्सा खत्म। कम ऑन अयाना, ट्रिगर दबा कर गोली चलाओ। अयाना, खत्म कर दो इसे जिसने तुम्हारा सब कुछ छीन लिया। किल हिम। अयाना पूरी हिम्मत करके ट्रिगर दबाने के लिए अपनी आंखों को जोर से बंद करती है, पर हाथ कांप रहे थे। फिर भी वह गुस्से में अपने दांत पीसती हुई अपने हाथों पर मजबूती ले आती है और उस ट्रिगर को दबा देती है। गोली चलती है, लेकिन इससे पहले वह गोली कबीर के सर को फाड़कर निकल पाती। कबीर गन को बाहर की तरफ पॉइंट कर देता है और वह गोली बाहर चली जाती है। अयाना के हाथ से बंदूक छूट जाती है। सांसें, धड़कनें तेज और माथे पर बहुत सारा पसीना आ जाता है। कबीर वो गन लेकर वापस पीछे की सीट पर फेंक देता है। चेहरे पर एक सेटिस्फेक्शन से बड़ी मुस्कान के साथ कबीर ने कहा, नाइस ट्राई। जब मौका मिले ना तो यह हाथ कांपने नहीं चाहिए, क्योंकि इतने कमजोर दिल के साथ तो तुम मुझे कभी नहीं मार पाओगी।
बी हार्टलेस लाइक मी। आयाना अपनी आंखें खोलती है और सीट पर सीधे होकर बैठ जाती है। थोड़ी ही देर में गाड़ी बंगले के अंदर एंट्री करती है। आयाना फटाक से गाड़ी से उतरती है और सीधा बंगले में भाग जाती है। कबीर वहीं गाड़ी के पास खड़ा होकर सिगरेट निकालता है और उसे फूंकने लगता है। उसके चेहरे पर काफी ज्यादा सीरियस एक्सप्रेशन आ गए थे, बहुत ज्यादा सीरियस। अभी तो तुम्हें इतने खून करने हैं जितनी गिनती भी तुम नहीं कर पाओगी। मुझ तक पहुंचने तक तो तुम्हारी दुनिया ही पलट जाएगी। कबीर की आंखों में कुछ तो था, कुछ ऐसा जो सिर्फ कबीर जानता था, कोई और नहीं। उसकी आंखों की डार्कनेस बता रही थी कि उसके दिमाग में क्या कुछ चल रहा है, कुछ बहुत खतरनाक, बहुत सारे ऐसे राज जो कबीर के अलावा कोई और नहीं जानता। आयाना भागकर अपने कमरे में पहुंचती है। वह बाथरूम में जाती है और अपने हाथों को धोने लगती है। आज उसके हाथ में किसी का खून लगा था और वह यह चीज बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वह मसल कर रगड़ रगड़ कर अपने हाथों को धोती है, यहाँ तक कि उसके हाथ छिल जाते हैं। वह लगातार धोती है। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। आयाना शावर के नीचे जाकर खड़ी हो जाती है और रोने लगती है। दैट ब्लडी बास्टेड, ही मेड मी किलर, ही मेड मी मर्डरर, आई विल किल हिम। आयाना अपने चेहरे पर हाथ रखती है और रोने लगती है। वह कितनी भी मजबूत बनने की कोशिश कर रही थी तो वह एक नाजुक सी लड़की ही थी जिसने अपना सब कुछ खो दिया और अब वह डेविल के चुंगल में फंस गई थी। समझ में नहीं आ रहा था यहाँ से कैसे निकले। यह तो वो भी नहीं जानती थी कि वह डेविल उसे पकड़कर यहाँ पर क्यों लेके आया है, उसे मार क्यों नहीं रहा, उसे मर्डर क्यों बना रहा है। आयाना को कुछ समझ में नहीं आ रहा था और सिर्फ अपनी मम्मी पापा को याद करके रोई जा रही थी। डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर के बाहर निकलते हैं। अगस्त, सुबी, मदन काका सब उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। डॉक्टर के निकलते अगस्त डॉक्टर के पास जाकर बोला, डॉक्टर मेरी बहन वह कैसी है। डॉक्टर ने मास्क को उतारते हुए जवाब दिया, अब वह खतरे से बाहर है। यह सुनकर अगस्त, मदन काका और शुभी तीनों को राहत की सांस आती है। शुभी डॉक्टर से बोली, पर डॉक्टर अचानक से क्या हुआ, इनकी हालत कैसे बिगड़ गई। कुछ सेकंड के लिए डॉक्टर एकदम चुप हो जाते हैं। उसकी चुप्पी देखकर अगस्त ने अपने आईब्रोज को सिकोड़ लिया और सीरियस आवाज में डॉक्टर से पूछते हुए कहा, क्या बात है डॉक्टर, साफ साफ बताइए क्या हुआ था मेरी बहन को, अचानक इस तरह से उसकी तबीयत खराब होने का कारण क्या है। डॉक्टर ने अगस्त की तरफ देखकर जवाब दिया, मिस्टर राव, आपकी बहन को जहर दिया गया है, जहर। यह सुनकर अगस्त और शुभी दोनों की आंखें फट जाती हैं। मदन काका भी हैरान हो जाते हैं, जहर, यह क्या बोल रहे हैं डॉक्टर, भला समायरा को घर में कौन जहर दे सकता है। शुभी बहुत घबराई हुई आवाज में बोली। डॉक्टर ने एक गहरी सांस लेकर दोनों को देखते हुए कहा, उन्हें बहुत खतरनाक जहर दिया गया था। यह तो उनकी किस्मत अच्छी थी कि वह बच गई, वरना शायद ही कोई उस जहर के बाद सरवाइव कर सकता। फिलहाल के लिए वह खतरे से बाहर है, लेकिन फिर भी हमें सुबह तक उन्हें यहाँ पर रखना होगा। कल आप उनका डिस्चार्ज करवाकर उन्हें यहाँ से ले जा सकते हैं। यह बोलकर डॉक्टर वहां से चले गए। अगस्त बहुत ज्यादा हैरान था। मेरी जहर, वो भी मेरी बहन को, कौन दे सकता है जहर। अगस्त से सुबी की तरफ देखकर बोला, क्या तुम पूरा वक्त समायरा के साथ थी। सुबी ने अगस्त को जवाब दिया, हाँ मैं उसी के साथ थी। मुझे समझ में नहीं आता कि घर में कोई उसे जहर कैसे दे सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। अगस्त काफी सीरियस होकर सोचता है। उसे शुभी पर शक नहीं था, हो ही नहीं सकता, क्योंकि शुभी ऐसा सपने में भी नहीं सोच सकती थी। फिर कौन कर सकता है ऐसा जिसे समायरा को जहर दिया। कोई घर का तो डेफिनेटली नहीं हो सकता, किसी बाहर वाले का काम है। अगस्त सुबी से बोला, घर में क्या कोई बाहर से आया था, क्या तुमने समायरा को एक पल के लिए भी अकेला छोड़ा था। शुभी याद करते हुए बोली, घर के कुछ काम निपटाने के बाद मैं समायरा के पास चली गई। उस वक्त वह बिल्कुल ठीक थी। उसके बाद की प्रॉब्लम हुई और तभी अचानक अगस्त और शुभी के दिमाग में कुछ खटक जाता है। दोनों चौंक कर एक दूसरे की तरफ देखते हैं। वह इलेक्ट्रीशियन आया था बाहर से और मुझे उसका बिहेव बिल्कुल अजीब लग रहा था। वह फटाफट इसे ठीक करके निकल गया, पर जब वह ठीक कर रहा था तो उस वक्त मैं किसी काम से कमरे से बाहर गई थी। उसके चले जाने के कुछ देर बाद ही समायरा की तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई। मुझे उस पर शक है। यह सुन अगस्त के एक्सप्रेशन डार्क हो जाते हैं। वह फोन उठाता है और कॉल लगाता है, घर के सारे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज निकलवाओ, मैं आ रहा हूँ। फोन कट करने के बाद अगस्त सुबह की तरफ देखकर बोला, समायरा का ख्याल रखना, उसके साथ यह जिसने भी किया है वह मेरे हाथों से नहीं बचेगा। अगस्त तुरंत अस्पताल से निकल जाता है। आयाना जिम में जाकर मेहनत कर रही थी। उसे बहुत पसीना आया हुआ था, पर वो लगातार दौड़ रही थी ट्रेडमिल पर। उसकी सांसें भी तेज हो रही थी। उसके बगल में वो आदमी खड़े थे जो उससे ये सब करवा रहे थे, जिन्हें कबीर ने आयाना के लिए रखा था। कुछ सेकंड बाद कबीर जिम में आता है और आयाना को ट्रेडमिल पर भागते हुए देखता है। वाह क्या बात है, लगता है काफी मेहनत कर रही हो। उन दोनों का और आयाना का ध्यान कबीर की तरफ जाता है। उसके बाद आयाना कबीर को इग्नोर करके भागना जारी रखती है। कबीर भी अंदर जाकर अपनी शर्ट को निकाल देता है। उसके बाद वो भी वहां पर वर्कआउट करने लगता है। तकरीबन आधे घंटे के बाद अपनी रेसिंग खत्म करने के बाद आयाना ट्रेडमिल से उतरकर अपने ट्रेनर्स
क्या बताया हुआ दूसरा वर्कआउट करती है। यह सब करते हुए उसकी नजर कबीर पर पड़ती है, जो कि अपनी चेस्ट की एक्सरसाइज कर रहा था। आयाना जब कबीर को देखती है तो कुछ सेकंड के लिए उसकी हॉट बॉडी, जिस पर हल्का हल्का पसीना आ रहा था, जो और भी ज्यादा हॉट लग रही थी, उसकी आंखों को कैप्चर कर लेती है। कबीर की बॉडी के एक एक परत की आयाना की आंखें देखे बिना नहीं रह पाती, और जब उसकी नजर कबीर के चेहरे पर जाती है तो वह पाती है कि कबीर एक नटखट सी मुस्कान के साथ उसे ही देख रहा था, और नजरें मिलते ही वह उसकी तरफ आंख मार देता है। आयाना को काफी ऑकवर्ड लगता है और वह अपनी नजरें कबीर से हटा लेती है। थोड़ी देर बाद दोनों अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं। उसके बाद एक ट्रेनर आयाना को फाइट के लिए कुछ मूव सिखाने लगता है। पिछले कुछ दिनों में उसने आयाना को कई सारे मूव सिखाए थे और अब आयाना के लिए यह मूव काफी आसान हो गए थे, पर वह इतने भी परफेक्ट नहीं हुई थी। आयाना की फाइटिंग स्किल देखकर कबीर एक गहरी सांस लेता है, क्योंकि उसे वह कुछ खास इम्प्रेसिव नहीं लगती। वह उठकर आयाना के पास जाता है और उनके दो ट्रेनर्स को वहां से जाने के लिए कहता है। आज के लिए तुम दोनों का हो गया, आगे इससे क्या करवाना है ये मैं देख लूंगा, तुम लोग जाओ। वह दोनों तुरंत कबीर को सर झुकाकर ग्रीट करते हैं और वहां से चले जाते हैं। आयाना डार्क आंखों के साथ कबीर को देख रही थी। उसकी आंखों का गुस्सा अब भी कम नहीं हुआ था। आखिर वह कैसे भूल सकती थी कि कुछ दिन पहले उसने उसके हाथों से किसी का मर्डर करवाया था। अलीशा की जान की धमकी देकर यह इंसान उससे क्या क्या करवाने वाला है, कितने गुनाह करवाने वाला है। आयाना की आंखों में खौलता हुआ खून देखकर कबीर को अच्छा लगता है। उसको अजीब सा सुकून मिलता है जब आयाना इतनी नफरत और गुस्से भरी नजरों से उसे देखती है। कबीर आयाना के करीब आता है और उसकी गर्दन से उसके सीने की तरफ फिसल रहे पसीने की बूंदों को अपनी उंगली पर उठा लेता है। आयाना बस उसे देखती रहती है। फिर कबीर पसीने की बूंद को अपनी जुबान पर रखकर उसे चाट लेता है। ऐसा करते हुए उसकी आंखों में एक अजीब सा जुनून और एक अजीब सा नशा था। आयाना को समझ नहीं आता कि ये डेविल आखिर चाहता क्या है। कबीर 2 कदम पीछे हटते हुए आयाना से बोला, कम ऑन, दिखाओ मुझे तुमने इतने दिनों में क्या सीखा है। कबीर अपनी पोजीशन पर खड़ा हो जाता है और हाथ के इशारे से आयाना को खुद पर अटैक करने को कहता है। आयाना को ये बहुत अच्छा मौका लगता है। वह कबीर का मुंह तोड़ना चाहती थी, एक बार ही सही, इसलिए वह तेजी से आगे बढ़ती है और एक जोर से किक मारकर कबीर के मुंह पर मारने लगती है। इससे पहले कि आयाना की किक कबीर के चेहरे पर हिट कर पाती, कबीर अटैक को डोज कर लेता है और खुद की तरफ से ऐसा काउंट अटैक करता है कि आयाना मुंह के बल जमीन पर गिर जाती है। कबीर आयाना को फिर से खड़ा होकर अटैक करने को कहता है। तकरीबन 10 मिनट तक दोनों के बीच जबरदस्त फाइट चलती है। इस बीच में कबीर आयाना के हर अटैक को इतनी आसानी से डोज कर देता है और आयाना को बार बार मुक्की खानी पड़ती है। और फिर बात शूट करने की हो तो कबीर से बेहतर कोई था ही नहीं। आयाना इस बात में बिल्कुल नहीं मानना चाहती थी, लेकिन ना चाहते हुए भी उसे मानना पड़ा कि कबीर फाइटिंग स्किल में इसका बाप है, क्योंकि वह उसके हर एक अटैक को इतनी आसानी से रोक रहा था, जैसे कोई बड़ा आदमी किसी 5 साल के बच्चे को अटैक को बहुत आराम से रोक देता है। आयाना थक के जमीन पर गिर जाती है और उसकी सांसें तेज हो जाती। 10 मिनट में ही कबीर ने उसे 2 घंटे के वर्कआउट के जितना मेहनत करवा दिया था। अब उससे हिलना भी नहीं जा रहा था। कबीर आयाना की तरफ देखकर अपनी कलाई को थोड़ा मसलते हुए बोला, क्या हुआ, इतनी जल्दी थक गई? अगर इसी स्पीड से मेहनत करती रही तो मुझे मार कैसे पाओगी? अपने मॉम डैड के मौत का बदला नहीं लेना? कम ऑन, उठो, अपने अंदर की ताकत को इकट्ठा करो, मुझ पर अटैक करो। शायद थोड़ी बहुत कामयाबी तुम्हारे हाथ लग जाए। तुम्हारे मॉम डैड का जिक्र सुनकर आयाना गुस्से से उबलने लगती है। वह फिर से खड़ी हो जाती है और पहले से भी ज्यादा दुगनी तिगनी ताकत के साथ कबीर पर हमला करने लगती है। आयाना की ताकत देख कबीर काफी इम्प्रेसिव हो जाता है और फिर भी उसके लिए इतना भी मुश्किल नहीं था आयाना को अटैक्स को रोकना और उस पर काउंटर अटैक करना। कबीर आयाना को और भी ज्यादा प्रवोक करता है। बहुत कमजोर अटैक है, तुम्हारे में क्या हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है तुम्हारे अंदर? क्या इस ताकत के साथ ही मेरा मुकाबला करोगी? अगर इस तरह लड़ती रहोगी तो मुझे खत्म करना बहुत दूर की बात है, तुम मुझ तक पहुंच भी नहीं पाओगी। सोचो अपनी मॉम डैड के बारे में, कितनी बेरहमी से मारा था मैंने उन्हें। वह छोटी सी बच्ची अलीशा जो अपने भाई से मिलने की उम्मीद लगाए हुए है, जिसे मैं यहाँ पर तुम्हारे जैसे कैद करके रखा हुआ है। सोचो क्या किया होगा मैंने उसके भाई के साथ। वह छोटा सा बच्चा जिसे मैंने अपने हाथों से आग में जलते हुए ड्रम में डाला था, वह आदमी और वह औरत जिसे मैंने जिंदा जलाया था। यह सब अपने शौक के लिए करता हूँ और आगे भी करता रहूंगा। तुम जैसी 2 कौड़ी की लड़की मुझे कभी नहीं हरा पाओगी, कभी भी नहीं। कबीर की बातों से आयाना के अंदर गुस्से की आग और भी ज्यादा भड़क जाती है और उसके हाथों की नसें फूल जाती है। उसकी आंखों से जैसे आज बाहर निकल
देखकर कबीर को जलाकर राख करने के लिए तैयार थी। उसके गुस्से का ज्वालामुखी फट जाता है और वह 10 गुना ज्यादा स्पीड से कबीर पर अटैक करने लगती है। वह एकदम से बहुत ज्यादा तेज हो जाती है और एक पल के लिए तो कबीर के लिए उसे संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और फिर भी उसकी स्किल के आगे अयाना कुछ भी नहीं थी। अयाना का गुस्सा इतना ज्यादा था, वह अपने सामने खड़े इस इंसान को अभी इसी वक्त खत्म कर देना चाहती थी। वह एक जोर से आखिरी अटैक करती है और उसकी लात कबीर के सीने पर जाकर लग जाती है। कबीर अपना बैलेंस खो देता है और 4 कदम पीछे हो जाता है। वह गिरने ही वाला होता है, लेकिन एकदम से खुद को संभाल लेता है। अयाना का अटैक देख कबीर उसकी तरफ देखकर एक तिरछी सी मुस्कान के साथ बोला, इम्प्रेस। अयाना डार्क और गुस्से से भरी आंखों से कबीर को ऐसे देख रही थी जैसे अभी उसे कच्चा चबा जाएगी। वह इतनी ज्यादा थक गई थी और उसकी सांसें बहुत तेज हो गई थी। कबीर अपने हाथ झाड़ते हुए अयाना से बोला, इसी तरह प्रैक्टिस करती रहो, एक दिन तुम जरूर कर पाओगी तुम जो करना चाहती हो। कबीर अपनी पानी की बोतल लेता है और अयाना की तरफ बढ़ा देता है। अयाना मुंह फेर कर अपनी बोतल के पास जाती है और फिर पानी पीने लगती है। कबीर उस बोतल से खुद पानी पीने लगता है और थोड़ा सा अपनी चेहरे और बॉडी पर गिरा लेता है, जैसे वह पानी की ठंडक को महसूस कर रहा हो। पानी पीते हुए जब अयाना की नजर कबीर पर पड़ती है तो उसकी हरकत कबीर को और भी ज्यादा सेक्सी बना देती है। कबीर की बॉडी वाकई में जबरदस्त थी, इस बात में कोई भी शक नहीं था, लेकिन उसकी बॉडी में एक अजीब सी चीज थी जो अयाना की अटेंशन को खास अपनी तरफ खींच लेती है, और वह थे कबीर के बॉडी के हल्के हल्के से कुछ निशान, छोटी छोटी जगह पर छोटे छोटे कुछ निशान। यह निशान किसी बीज के थे। देखकर ऐसा लग रहा था जैसे गोलियों के निशान हैं। क्या यह सच में गोलियों के थे? वेल, हो भी सकता है और नहीं भी। डेविल हर किसी से पंगा लेता है, जाहिर सी बात है। ना जाने कितने लोग होंगे जो डेविल को खत्म करने पर तुले होंगे। उनमें से किसी ने दिए होंगे ये तोहफे में इसको, मतलब दूसरों को बेरहमी से बिना एक सेकंड सोचे हुए भी गोली से उड़ा देने वाले इंसान पर भी गोलियां चल सकती है। तभी गौतम वहां पर आ जाता है। उसके चेहरे पर बहुत ज्यादा सीरियस एक्सप्रेशन थे। वह कबीर से बोला, बॉस, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको जानने की जरूरत है। इट्स अबाउट समायरा। काली रात में एक सुनसान सी सड़क पर एक बड़ी सी काली गाड़ी पहुंचती है। चारों तरफ सन्नाटा था। वहां पर एक और गाड़ी खड़ी हुई थी। अगस्त अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है और पहले से ही खड़ी उस गाड़ी की तरफ धीरे धीरे बहुत डार्क एक्सप्रेशन के साथ अपने कदमों को आगे बढ़ाता है। उस गाड़ी के बिल्कुल करीब होकर 5-6 लंबे चौड़े हट्टे कट्टे ब्लैक यूनिफॉर्म के गार्ड्स खड़े हुए थे। उनके सामने एक आदमी घुटनों के बल बैठा हुआ था और उसके हाथ पीछे की तरफ बंधे हुए थे। उसका थोपड़ा देखकर लग रहा था उसकी बहुत अच्छे से मरम्मत की गई है, यानी कि उसे बुरी तरीके से मारा पीटा गया है। जगह जगह से खून निकल रहा था, चोट लगी हुई थी। ऐसे में उस आदमी के मुंह से सिर्फ यही सब निकल रहे थे, मुझे जाने दो, प्लीज मुझे जाने दो, मुझे मत मारो। अगस्त जब अपनी गाड़ी से निकलकर उनकी तरफ आता है तो अगस्त का चेहरा देखकर उस आदमी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसके चेहरे पर हॉरिफाइड एक्सप्रेशन आ जाते हैं। उसका शरीर कांपने लगता है, गला सूखने लगता है और माथे पर पसीना आ जाता है। वह यही आदमी था जिसने समायरा को जहर दिया था, जो घर में इलेक्ट्रिशियन बनकर घुसा था। अगस्त के सामने गिड़गिड़ाने लगता है, मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे जाने दो, मुझे उससे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे जाने दो। अगस्त की आंखें और भी ज्यादा डार्क हो जाती हैं। किसके कहने पर यह सब किया तुमने? मुझे बस उसका नाम बताओ। वह आदमी अगस्त से बोला, मुझे यह काम करने के पैसे मिलते थे, प्लीज मुझे माफ कर दो। अगस्त और भी ज्यादा डार्क आवाज में बोला, मैंने पूछा किसके कहने पर तुमने ये सब किया, उसका नाम बताओ। अगस्त अपने दांत को पीसने लगता है और उसका गुस्सा देखकर नीचे बैठा आदमी किसी वक्त अपनी पैंट गीली करने वाला था। अगस्त को इतना तो कंफर्म था कि यह आदमी जरूर किसी और के इशारे पर काम कर रहा है, क्योंकि भला इसे समायरा को मारकर क्या ही फायदा होने वाला था। वह आदमी हिम्मत करके बोला, पीयूष। उसका नाम सुनते ही एकदम से अगस्त का दिल बैठ जाता है। वह 2 कदम पीछे हो जाता है। वह शॉक था क्योंकि उसने यह नाम बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। फिर उसके एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा टेरिबल हो जाते हैं। वह इतनी जोर से अपने हाथों की मुट्ठियां बनाता है और उस आदमी की नसें उसके माथे से पॉप आउट होकर दिखाई देने लगती हैं। अगस्त उस आदमी से बोला, कहाँ है वो, मुझे बताओ कहाँ छुप कर बैठा वो। अगस्त इस वक्त इतना गुस्से में था कि अगर पीयूष उसके सामने खड़ा होता तो उसके सीने में हाथ डालकर उसका दिल उसके सीने से बाहर निकाल देता। वह आदमी घबराई हुई सी आवाज में बोला, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, वह बस मुझे फोन करता है, उसने मुझे पेमेंट भी ऑनलाइन नहीं की, किसी के हाथ पैसे भिजवाए थे, मैं पैसे लेकर यह काम करता हूँ, मुझे कुछ नहीं पता यह आदमी कौन है, कहाँ रहता है। इसने मुझे बस पैसे देकर अपना काम करवाने को बोला और मैंने कर दिया। अगस्त ने उस आदमी से बोला, क्या तुम्हारे पास अब भी उसका नंबर है? उस आदमी ने कहा, ना। मैं अपना सर हिला दिया। अगस्त हल्की सी अपनी गर्दन हिलाकर बोला, वेरी वेल देन कॉल हिम राइट नाउ।
अगस्त अपने आदमी को कुछ इशारा करता है। उसका आदमी इशारे को समझते हुए आदमी की पॉकेट से उसका फोन निकालता है और उसका बताया हुआ नंबर डायल करके उस फोन को लगा देता है। अगस्त नजदीक आकर खड़ा हो जाता है। अगले ही पल फोन रिसीव किया जाता है और सामने से जानी पहचानी आवाज सुनकर अगस्त का शक अब पूरे तरीके से यकीन में बदल जाता है। बेवकूफ, मैंने तुमसे कहा था ना कि दोबारा मुझे फोन मत करना, फिर क्यों किया फोन तुमने? तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे ना। सामने से वो आवाज आ रही थी, वह पीयूष की थी। पीयूष ही था जिसे समायरा को मरवाने की कोशिश की। लेकिन क्यों क्यों किया उसने यह सब कुछ? नीचे जमीन पर बंधा हुआ वह आदमी कुछ बोलने ही वाला होता है कि तभी अचानक अगस्त फोन अपने हाथ में लेकर बहुत ही खतरनाक और डाक आवाज में बोला, हाउ कुड यू। अगस्त की आवाज सुनने के बाद दूसरी तरफ कुछ सेकंड के लिए घोर सन्नाटा छा जाता है। कोई भी आवाज नहीं आती। कुछ सेकंड के बाद दूसरी तरफ हंसने की आवाज आने लगती है। अगस्त, तुम? व्हाट अ प्रेजेंट सरप्राइज, फाइनली तुमने इस आदमी को पकड़ लिया। अरे यार, तुमने मेरा पूरा प्लान बर्बाद कर दिया। अगस्त गुस्से में अपनी मुट्ठियों को कस लेता है। उसकी नसें और भी ज्यादा विजिबल हो जाती है। मैंने पूछा क्यों, वाई? दूसरी तरफ से पीयूष ने अपनी हंसी को रोकते हुए जवाब दिया, बहुत सिंपल सी बात है। तुम्हारी बहन अब मेरे लिए किसी काम की नहीं थी, प्रॉब्लम बन गई थी। उसे खत्म करना जरूरी था और तुम्हारे सर पर भी जो बोझ बन गई थी ना, तो एक दोस्त होने के नाते सोचा कि तुम्हारा बोझ ही हल्का कर देता हूँ। वैसे भी इस वक्त एक जिंदा लाश से ज्यादा और कुछ भी नहीं है। अगस्त की आंखों में खून उतर आता है। उसके गुस्से का ज्वालामुखी ऑलमोस्ट फटने की कगार पर था। मैंने तुम्हें अपना भाई माना था, तुमसे इतना बड़ा धोखा मिलने की उम्मीद नहीं थी। आई विल नॉट लीव यू पीयूष, आई विल किल यू। इस बात पर सामने से पीयूष की आवाज आती है, आई एम सॉरी यार। वह एक्चुअली क्या है ना कि मैं सिर्फ तुम्हारे डायमंड लेकर भागने वाला था, पर क्या है ना कि तुम्हारी बहन मुझे बहुत सेक्सी लगती थी। काफी वक्त से नजर थी मेरी उस पर। सोचा जाने से पहले अपनी ख्वाहिश को पूरा ही कर लेता हूँ, इसलिए बस सोचा तो था कि वह मर चुकी होगी, पर टाइम पर तुम पहुंच गए और उसे बचा लिया। बट डोंट वरी, आई नो तुम गुस्सा हो, पर मैंने अपनी बहन को वहां पर छोड़ा है। शुभी को सुना है तुमने शुभी से शादी कर ली है, कॉन्ग्रेचुलेशन यार, अब तो तू मेरा जीजा बन गया है। अगस्त के गुस्से का कोई ठिकाना नहीं था। सामने से पीयूष की काफी सीरियस आवाज आती है, हे तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपनी बहन को वहां पर छोड़कर चला गया या फिर उसने उसे अपने साथ लेकर नहीं जा पाया? नहीं अगस्त, मैंने शुभी को जानबूझकर वहां पर छोड़ा है। तुम्हारा गुस्सा भी तो किसी को झेलना ही था ना। वैसे भी मेरे लिए वह मायने नहीं रखती। अगर मेरे लिए कोई चीज मायने रखती है तो वो सिर्फ पैसा और पावर। अगस्त इतना गुस्सा हो जाता है कि वह फोन को मुट्ठी में जोर से कस लेता है। दूसरी तरफ से उसे पीयूष के हंसने की आवाज सुनाई देने लगती है। गुस्से में वह फोन को जोर से जमीन पर फेंक देता है और फोन के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। जमीन पर बंधा हुआ आदमी अगस्त से बोला, सर मुझे जाने दो, मैंने वही किया जो मुझे करने के लिए बोला गया, प्लीज मुझे छोड़ दो, जाने दो। अगस्त अपने आदमियों की तरफ देखकर बोला, इसकी बॉडी नहीं मिलनी चाहिए, जंगली जानवरों को खिला दो। यह बोलकर वह गाड़ी में बैठता है। जमीन पर बंधा आदमी जैसे ही यह सुनता है उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं और वह छटपटाने लगता है। लेकिन एक गार्ड आगे आता है और उस आदमी के माथे के बीचों बीच गोली चलाकर उसे खत्म कर देता है। अगस्त गाड़ी में बैठता है और गाड़ी को लेकर वहां से चला जाता। पीयूष की कही बातें अब भी उसके दिमाग में गूंज रही थी। उसके गुस्से की हद हर एक सेकंड के साथ लगातार बढ़ रही थी। इतने साल उसने पीयूष के साथ गुजारे, उसने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि इस कदर घटिया इंसान निकल सकता है। उसका तो छोड़ो, उसने अपनी सगी बहन तक की परवाह नहीं की, उसे भी यहाँ पर छोड़ दिया अपने कर्मों की सजा भुगतने के लिए। रास्कल, सच्चा रास्कल। अगस्त के सर पर खून सवार हो गया था। एक चीज तो डेफिनेटली थी कि अगर पीयूष उसके हाथ आया तो इतने चिथड़े होंगे, पूरी कंट्री के कुत्तों को बांटे जा सकेंगे। अगस्त गुस्से में घर पहुंचता है। कमरे में जाके वो चीजों को तोड़ने फोड़ने लगता है। उसके गुस्से का ठिकाना नहीं था। शुभी भागते हुए रूम में आती है और रूम की हालत देखकर दंग रह जाती है। अगस्त का गुस्सा सातवें आसमान पर था। अगस्त ने पूरे रूम को तहस नहस कर दिया था। शुभी अगस्त के पास आकर बोली, अगस्त ये सब क्या है, क्या हुआ तुम्हें? अगस्त गुस्से में शुभी की तरफ देखे बिना ही आईने के सामने खड़ा होकर बोला, चली जाओ यहाँ से, अगर अपनी भलाई चाहती हो तो मेरे सामने मत आओ। शुभी को समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक अगस्त को क्या हुआ। वह समायरा को जहर देने वाले का पता लगाने की कोशिश कर रहा था, फिर अचानक उसे क्या हो गया, क्या पता लगा उसे जो इतना ज्यादा गुस्सा कर रहा है, जो उसका ज्वालामुखी फट रहा है गुस्से का। अगस्त आईने के सामने अपना चेहरा देखता है और उसका चेहरा लाल हो गया था और कांप रहा था। वह एक बार फिर से पीयूष की कही बातें याद करता है। अपने हाथ की
मुट्ठी को जोर से बनाकर आईने पर लगातार 4-5 मुक्के मारता है। आईना टूटकर बिखर जाता है और सुबी का तो पूरा बदन एकदम से कांप जाता है। उसने अगस्त को बहुत बार गुस्से में देखा था, लेकिन यह गुस्सा उसका कुछ ज्यादा ही खतरनाक लग रहा था। शुभी को काफी डर लग रहा था अगस्त के गुस्से का। वह कई बार बुरी तरह से शिकार हो चुकी थी। इसके बारे में सोचकर ही उसकी आत्मा थरथरा उठती। अगस्त के हाथ में जबरदस्त चोट लगी हुई थी और खून जमीन पर टपक रहा था। शुभी वैसे तो डर के मारे यहाँ से चली जाना चाहती थी, लेकिन अगस्त के हाथ से बहता हुआ खून देखकर वो नहीं जा पाई। अगस्त इस वक्त बहुत खतरनाक लग रहा था, पर कोई तो ऐसी बात जरूर थी जिसके वजह से उसके अंदर के डेविल को ट्रिगर किया है। ऐसे में वह उसे अगर अकेला छोड़कर चली जाए तो कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। अगस्त का पूरा बदन कांप रहा था। वह इस वक्त बस एक ही चीज विश कर रहा था कि काश पीयूष उसके सामने होता और उसे अपने हाथों से खत्म कर पाता। जहां उसका पूरा बदन गुस्से में उबल रहा था, वहीं उसका दिल दर्द में जल रहा था। पीयूष को उसने अपने भाई से भी बड़ा माना था। बचपन से लेकर आज तक उन दोनों ने हर अच्छे बुरे वक्त में एक दूसरे का साथ दिया था। फिर वह अचानक इतना कैसे बदल गया? आखिर ऐसा क्या हुआ जो वह 180 डिग्री घूम गया और बदल गया? वो पीयूष नहीं जिसने अगस्त जानता था। दोनों जब मिले थे तो फटीचर हालत में थे। खाने के लिए खाना तक नहीं था और ना ही सर पर छत थी दोनों के पास। दोनों ने एक दूसरे की मदद की, एक दूसरे का सहारा बने। हर अच्छे बुरे वक्त को दोनों ने मिलकर फेस किया और आज वह जिस भी मुकाम पर है वह दोनों की ही मेहनत है। अपनी बहनों को उन्होंने अपनी जान से भी ज्यादा प्यार किया, एक दूसरे की बहनों के रेस्पेक्ट की। फिर ऐसा क्या हुआ? अब क्या हुआ ऐसा? दोनों ने ही एक दूसरे की बहनों पर अपनी दरिंदगी दिखाई। भला इन सब के बीच में समायरा और शुभी का क्या कसूर था? ये सब कुछ पीयूष की वजह से हुआ और उसने अगस्त को भी डेविल बना दिया। अगस्त खड़ा हुआ अतीत की बातें सोच ही रहा था कि तभी उसे महसूस हुआ कि उसका हाथ किसी ने पकड़ लिया है। वह पलटकर देखता है तो शुभी उसके पीछे खड़ी थी। उसके चेहरे पर घबराहट भी थी और चिंता भी। उसने अगस्त का हाथ अपने हाथ में पकड़ा हुआ था। बहुत खून बह रहा था। मुझे पट्टी बांधने दो। अगस्त गुस्से में अपना हाथ पीछे करके चिल्लाकर शुभी से बोला, सुना नहीं तुमने? मैंने कहा चली जाओ यहाँ से। मैं दोबारा फिर से तुम्हारे साथ वह दरिंदगी करना नहीं चाहता। इस वक्त मेरा दिमाग हद से ज्यादा खराब है। मेरे हाथों कुछ गलत हो जाएगा। इससे पहले मेरी आंखों के सामने से चली जाओ। मैंने कहा यहाँ से जाओ। अगस्त अपने गुस्से पर कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करता है। वह नहीं चाहता था कि उसके गुस्से का शिकार इस बार भी शुभी को ही बनना पड़े। हरगिज नहीं। अब वह शुभी के साथ और गलत नहीं करना चाहता। इसमें उसकी कोई गलती नहीं। यह सारा किया धरा पीयूष का है। अगस्त के दिल में पीयूष के लिए नफरत इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि सुबह अगस्त की तेज और गुस्से भरी आवाज सुनकर घबरा जाती है और वह अपने अंदर की हिम्मत को बटोरकर अगस्त की आंखों में आंखें डालकर बोली, मैं नहीं जाऊंगी अगस्त। तुम्हारे साथ हाथ से खून बह रहा है। मुझे दवाई लगाने दो। अगस्त जब देखता है कि सुबह उसकी बात नहीं मान रही तो वो गुस्से से पागल हो जाता है। वह सुबह के दोनों कंधों को अपने हाथों में इतनी जबरदस्त तरीके से पकड़ता है कि उसे दर्द होने लगता है और उसकी आंखों से आंसू टपक जाते हैं। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। अगस्त एक एक शब्द पर जोर लगा रहा था, अपने दांतों को पीस रहा था, जो बता रहा था कि वह कितना ज्यादा पागल हो चुका है गुस्से में। इससे पहले कि मैं भूल जाऊं कि तुम कौन हो और मैं अपने आप से किया वादा भूल जाऊं, मैं दरिंदा बनकर तुम पर टूट पड़ूं, इससे पहले यहाँ से चली जाओ। मेरी आंखों के सामने से चली जाओ शुभी, अगर अपनी भलाई चाहती हो तो, क्योंकि आज मेरे अंदर का शैतान खुद को बाहर निकलने से नहीं रोक पा रहा है। शुभी का बदन थरथरा जाता है। ऐसी क्या बात हुई? अचानक तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? तुम तो उस इलेक्ट्रिशियन को पकड़ने गए थे ना, फिर वहां पर ऐसा क्या हुआ जो तुम? अगस्त शुभी के हाथों को पकड़कर और भी मजबूत कर देता है और उसे पीयूष की कही सारी बातें याद आती हैं। शुभी को दर्द होता है। वह अगस्त से बोली, अगस्त प्लीज, यू आर हर्टिंग मी। शुभी की आंखों में आंसू देखकर अगस्त अपने गुस्से पर काबू पाने की कोशिश करता है। वह शुभी को छोड़कर दीवार के पास जाकर अपना गुस्सा वहां पर निकालता है और जोर जोर से उस पर पंच मारने लगता है। अचानक अगस्त की हरकत से शुभी की आंखें फट जाती हैं। जब 8-10 मुक्के मारने के बाद अगस्त का गुस्सा हद से ज्यादा कंट्रोल में हो जाता है तो वह रुक जाता है और तेज सांस लेने लगता है। उसी ने किया है, यह सब उसी ने किया है। आई हेट द ब्लडी बास्टर्ड, आई विल किल हिम। शुभी को अंदाजा हो जाता है कि ये किसके बारे में बात कर रहा है। वह डिसबिलीफ से उसे देखती है, किसने किया है ये सब? अगस्त की आंखें अब पूरे तरीके से लाल हो चुकी थी। उसका खून उसकी आंखों में उतर आया था। पीयूष खन्ना, समायरा का रेप करके उसका मन नहीं भरा, जो अब उसने उसकी जान लेने के पीछे पड़ा है। उसी ने भेजा था उसे समायरा को मारने के लिए, मेरी बहन को मारने के लिए। शुभी इतनी ज्यादा चौंक जाती है कि 2 कदम पीछे हट जाती है। ऐसा नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रहे हो। अगस्त गुस्से में सुबी की तरफ देखता है। उसका लगभग डेविल रूप सुबी देखकर थरथरा जाती है और उसकी धड़कनें डर और घबराहट से तेज हो जाती हैं। मैं झूठ बोल रहा हूँ? क्या वजह है मेरे पास झूठ बोलने की? अपने कानों से सुना है मैंने। जब उस आदमी ने उसके पास फोन किया तब पीयूष ने खुद बोला
कि उसी ने उस आदमी को पैसे देकर समायरा को जान से मारने के लिए भेजा था। और तुम्हें पता है तुम्हारे प्यारे भाई ने क्या कहा मुझसे? उसने कहा कि वह तुम्हें जानबूझकर यहाँ पर छोड़ के गया ताकि तुम मेरे गुस्से का शिकार बन सको। अगस्त की बात सुनकर शुभी का दिल ठप से बैठ जाता है। वह कुछ भी मानने को तैयार नहीं थी, कुछ भी, लेकिन यह चीज नहीं कि पीयूष ऐसा कुछ कर सकता है। ना वह उसके साथ ऐसा कर सकता है, ना अगस्त के साथ, और समायरा के साथ तो सवाल ही नहीं उठता। इस बात का विरोध करते हुए शुभी पूरी डिटर्मिनेशन के साथ बोली, तुम्हें गलतफहमी हुई है, मेरा भाई ऐसा नहीं कर सकता। शुभी यह बात बिल्कुल नहीं मानती। पीयूष ऐसा कुछ कर सकता है। यह देखकर अगस्त का दिमाग खराब हो जाता है। शुभी के पास अपने कारण थे। वह इस चीज में उलझी हुई थी कि अगर दोनों पीयूष और समायरा एक दूसरे से प्यार करते थे तो पीयूष उसके साथ ऐसा क्यों करेगा? अपने भाई को वह बचपन से जानती थी। जिस भाई ने उसे प्रिंसेस की तरह पाला पोसा और उसे बड़ा किया, उसे नहीं पता कि उसके माँ बाप कौन थे। उसने कभी नहीं देखा था। जब से उसने अपना होश संभाला, सिर्फ अपने भाई को ही अपनी जिंदगी में पाया। उसके भाई ने उसके लिए अपने माँ बाप की कमी को पूरा किया। उसने देखा है अपने लिए अपने भाई का प्यार, और जब उसकी तबीयत खराब होती थी तो वह कैसे रातों जाग जाग कर उसका ख्याल रखता था। पीयूष को खाना बनाना नहीं आता था, पर सिर्फ उसके लिए खाना बनाना सीखा। उसे बनाकर खिलाता था। स्कूल जाते वक्त अपने हाथों से उसके बाल बनाता था। उसकी हर एक छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज लेकर आता था और उसका ख्याल रखता था। यहाँ तक कि जब पहली बार शुभी को पीरियड्स आए तो वह डर के रोने लगी थी कि उसका खून बह रहा है और वो मर जाएगी। तो पीयूष ने उसे समझाया कि ऐसा कुछ नहीं होगा। पीयूष ही उसके लिए सैनिटरी पैड लेकर आया था। उसने सुबह से पहले खुद इस बात की स्टडी की कि पीरियड्स क्या होते हैं, इसमें क्या होता है और इन्हें कैसे मैनेज किया जाना चाहिए। उसके बाद उसने सुबह को अच्छे से समझाया। ऐसा भाई गुनहगार कैसे हो सकता है? वह मानने को भी तैयार नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं, किसी भी कीमत पर नहीं। अगर भगवान भी आकर उसे यह बोले कि वह, तो भी वो नहीं मानेगी। शुभी की बात सुनकर अगस्त हैरानी से उसकी तरफ देखकर बोला, तुम्हें इतना अंधा भरोसा क्यों है तुम्हारे भाई पर? मैंने अपने कानों से उसकी आवाज सुनी है। वह पीयूष ही था। सवाल ही नहीं उठता कि मुझे कोई गलतफहमी हो सकती। वह आवाज मैं कभी नहीं भूल सकता। वह पीयूष की थी। शुभी अगस्त से बोली, वह समायरा के साथ ऐसा नहीं कर सकता। वो आखिर कर भी कैसे सकता है, जबकि वो तो, इसके आगे वो बोलते बोलते बीच में ही अटक गई। उसकी बात सुनकर अगस्त की आंखें डार्क हो जाती हैं। वह तो क्या? शुभी की आंखों से आंसू टपक जाते हैं। वह चाहती थी अगस्त को बताना कि वह दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन वह बता नहीं पाई। नहीं, इस बात पर वह क्या नई गलतफहमी पाल ले, क्या रिएक्ट करेगा, कैसे रिएक्ट करेगा, और यह सही समय भी नहीं लग रहा। इसलिए सुबह अगस्त को यह बात बताने का आइडिया ड्रॉप कर देती है। मुझे नहीं पता क्या सच है क्या झूठ है। मुझे नहीं पता कि यह सब क्या हो रहा है। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मेरा भाई इतनी घटिया हरकत नहीं कर सकता। उसके बाद आंखों में आंसू लेकर शुभी वहां से चली जाती है। रात को कबीर अपने बंगले की छत पर था और जिम कर रहा था। पिछले 3 घंटे से जिम कर रहा था। शरीर से पसीने से लथपथ हो चुका था, लेकिन वह रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उसकी आंखों में कुछ तो ऐसा था जिसे वह किसी और को दिखाना नहीं चाहता था। उसका दिमाग को ठिकाने पर नहीं लग रहा था। समायरा की रेप की खबर सुनने के बाद उसने अपने लोगों को चारों तरफ फैला दिया। पीयूष को किसी भी तरीके से, किसी भी तरह से, किसी भी हाल में ढूंढना या उससे रिलेटेड कोई भी प्रूफ मिलना अब उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था। कुछ देर में गौतम वहां पर आता है, हमेशा की तरह अपने प्रोफेशनल सूट बूट में। वह जानता था कि कबीर उसे अगर बंगले में होते हुए भी कहीं नहीं मिला तो यहाँ पर मिलेगा। यह उसकी पर्सनल जिम है और यहाँ पर आने की इजाजत किसी और को नहीं, हाँ गौतम को छोड़कर। गौतम को वहां पर देखकर कबीर अपने हाथ में डंबल उठाकर बाइसेप्स की एक्सरसाइज करते हुए बोला, फाउंड एनीथिंग? हाथ में कुछ डॉक्यूमेंट लेते हुए गौतम ने उन्हें सामने टेबल पर रखकर कहा, यह सब मिला है। कबीर डंबल को नीचे रख देता है और खड़ा होकर टेबल की तरफ आता है। टेबल पर पड़े डॉक्यूमेंट पर वह एक एक नजर मारता है, उन्हें अपने हाथों में उठाकर। जैसे ही उन्हें रीड करता है उसके एक्सप्रेशन थोड़ी थोड़ी देर में चेंज हो जाते हैं, काफी डार्क हो जाते हैं। कभी कंफ्यूज हो जाता है तो कभी कभी कुछ और। वह नजर उठाकर गौतम की तरफ देखता है। गौतम कबीर से बोला, जैसा आपने कहा था, हमने सारी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद यह हासिल किया। हमारे सभी लोग चारों तरफ पीयूष को ढूंढने में लगे हुए हैं। हमने हर शहर के कनेक्शन को एक्टिव कर दिया। अगर पीयूष यहाँ पर है, इस कंट्री में है, तो बच नहीं सकता। लेकिन यह रिपोर्ट मुझे काफी कंफ्यूज कर रही। रिपोर्ट्स को देखकर कबीर को भी थोड़े कंफ्यूज एक्सप्रेशन होते हैं। मुझे भी बात इतनी दिखाई नहीं दे रही जितनी सुनने में आई है। उसे कहीं ज्यादा गहराई तक पता लगाओ, जितनी गहराई में जा सकते हो। तुम्हें पूरी आजादी है गौतम, सारे कनेक्शन को तुम कंट्रोल कर सकते हो। मुझे वह किसी भी हाल में चाहिए। दुनिया के किसी भी कोने से निकाल कर लाओ उसे। इस बात पर गौतम ने पूरी डिटर्मिनेशन के साथ कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके बोलने से पहले ही सारा काम सेटल कर चुका हूँ।
हर जगह पीयूष की खोज हो रही है इस शहर में। गौतम एक बात और कबीर से थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला, आपको एक और बात बतानी है। कबीर गौतम की तरफ देखता है और आंखों ही आंखों में उससे बोलने का इशारा करता है। गौतम अपनी नजरें झुकाकर थोड़ी हिम्मत बटोरता है और एक गहरी सांस लेता है। समायरा हॉस्पिटलाइज थी, उसे जहर दिया गया था। अगस्त ने उसे ढूंढकर खत्म कर दिया है। कबीर एक पल के लिए जमकर खड़ा रहता है, फिर वो बाहर की तरफ आता है और टेरेस पर खड़ा होकर पूरे शहर पर नजर मारने लगता है। हवाओं से उसके पसीने में भीगे हुए माथे पर आए हुए बाल हल्के हल्के से उड़ने लगते हैं। आंखों में कुछ हल्का सा था, जैसे किसी तरह का कोई इमोशन, कोई उदासी, कोई दर्द। कुछ देखकर वह इस तरह से खामोश खड़ा रहता है। गौतम अंदर खड़ा था, वह कबीर की तरफ देख रहा था। वह जानता था कि कबीर इस वक्त अंदर से परेशान है। अपने इमोशन को वह कभी किसी को नहीं दिखाता, क्योंकि वह इमोशंस को हमेशा ही सिर्फ कमजोर मानता है। दुनिया को नहीं दिखाता कि वह बहुत, दुनिया को ये दिखाता है कि वो कितना बड़ा डेविल है और उसमें रहम नाम की चीज नहीं है, इमोशंस नाम की कोई चीज नहीं है। लेकिन इमोशन तो डेविल में भी होते हैं ना। अपनी बहन के रेप की खबर सुनकर कोई भी भाई तड़प उठेगा। कबीर भी तो भाई था समायरा का, तो उसे तकलीफ कैसे नहीं होती। कबीर एक जगह पर पहुंचता है, वह गाड़ी खोलकर बाहर निकलता है और शहर के बाहर की तरफ एक बड़ी जगह थी, जहां पर बड़े से समुद्र के सामने खड़ी सड़क पर पहले से ही एक गाड़ी मौजूद थी और एक गाड़ी का सहारा लिए सिगरेट फूंक रहा था और समुद्र की लहरों को देख रहा था। कबीर गाड़ी से निकलकर गाड़ी का दरवाजा बंद करता है और अपनी पैंट की पॉकेट में अपने दोनों हाथ डालकर धीरे धीरे चलकर उस आदमी के पास जाता है। वह कोई और नहीं, अगस्त था। हाथों में पट्टी बंधी हुई थी, चेहरे पर हमेशा की तरह कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ अगस्त समुद्र की लहरों को देख रहा था और हाथ में जल रही सिगरेट को कस रहा था। टू बी कंटिन्यू। हर हर महादेव। प्लीज कॉमेंट जरूर कीजिए।